जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और स्टूडेंट्स, आज हम पशु परिचर की क्लास में पढ़ेंगे किसान एवं जनजाति आंदोलन। तो इससे पहले हम राजस्थान में 1857 की क्रांति पढ़ चुके हैं और आज किसान एवं जनजाति आंदोलन हम पढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं वो हमारी पिछली क्लासों को जरूर देखें, जिससे उनके कंटेंट समझ में आएगा और टॉपिक वाइज हम अपना अध्ययन जारी रख सकेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं किसान एवं जनजाति आंदोलन। तो राजस्थान में जो किसान आंदोलन है, राजस्थान के संबंध में उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान में हुआ क्या कि मध्यकाल में जो राजस्थान में जागीरदार थे, तो वो जागीरदार क्या करते थे, जागीरदार और किसानों के मध्य बहुत अच्छे संबंध थे। वो किसानों को बसने के लिए और कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। परंतु जब अंग्रेजों और राजाओं के मध्य सहायक संधि हो गई, तो उस सहायक संधि की वजह से अंग्रेजों ने राजाओं को नगद वसूलने के लिए क्या कर दिया, नगद वसूलना प्रारंभ कर दिया। राजाओं ने यह राशि जागीरदारों, जब अंग्रेजों ने राजाओं से नगद पैसे लेना शुरू कर दिया, तो राजाओं ने क्या किया कि यह राशि जागीरदारों से वसूल करना प्रारंभ कर दिया। मतलब उनकी जागीरें थी, उनमें से वसूलने के लिए आदेश जारी कर दिए। और जागीरदार किससे वसूल करते, जागीरदारों ने किसानों से वसूल करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों के साथ राजा एवं जागीरदारों को भी ऐशो आराम में पड़ गए। राजा अंग्रेजों से सहायक संधि करने के बाद राजाओं को कोई काम ही नहीं रहा, क्योंकि सारा प्रशासन, सारी देख रेख का कार्य अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले लिया था। राजा एकमात्र अंग्रेजों की कठपुतली बन चुके थे उस समय। तो इस वजह से उनको कोई काम नहीं करना पड़ रहा था, उनको पैसे मिल ही जाते थे, तो उनकी जिंदगी एक ऐशो आराम की हो गई थी। और इसी वजह से राजाओं के साथ साथ किसानों की, जागीरदारों की भी जिंदगी ऐशो आराम की हो गई। और इन सब के बीच में सबसे ज्यादा पिसने कौन लगाया, किसान लग गया, क्योंकि ये सारी राशि किससे वसूल की जाने लगी, किसान से। और सारा भार किसानों पर डाल दिया गया और लागतों पे लागतें किसानों पर लगा दी गई। परेशान होकर किसानों ने इसके विरोध में क्या किया, आंदोलन चालू कर दिया। तो उनमें जो जो आंदोलन किए वो देखते हैं। सबसे पहला जो आंदोलन शुरू किया तो वो किया बिजोलिया के किसानों ने। कहाँ के किसानों ने किया, बिजोलिया के किसानों ने, बिजोलिया किसान आंदोलन। और यह बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का ही नहीं, पूरे भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। मतलब किसान आंदोलनों की शुरुआत बिजोलिया किसान आंदोलन से ही हुई। और यह भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। और यह आंदोलन, इस आंदोलन की खास बात यह है कि यह आंदोलन 44 वर्षों तक चला। पूर्णतः अहिंसात्मक आंदोलन था ये बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तत्कालीन मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। वर्तमान में जो भीलवाड़ा जिला है वहां पर स्थित एक ठिकाना था। यह आंदोलन धाकड़ जाति, इस कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी जाति के किसानों के द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो यह धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में चला। कितने चरणों में चला, 3 चरणों में चला। प्रथम चरण था इसका 1897 से 1914। प्रथम चरण में कब से कब तक, 1897 से 1914 प्रथम चरण। और इसका दूसरा चरण 1914 से 1923। दूसरा चरण कब से कब तक था, 1914 से 1923। और तीसरा चरण था 1923 से 1941। कब तक, 1923 से 1941, यह इसका तीसरा चरण था। हुआ क्या कि 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह
के समय बिजोलिया की जनता पर 84 प्रकार की लागतें लगा दी गई। उनसे 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। मतलब कोई भी, जैसे कोई सा भी कर लगा दिया था, जैसे ठुकराइन नया चूड़ा पहन रही है तो उसका ही कर लिया जाता था चूड़ा कर। और खिचड़ी बन रही है, कोई जागीरदार मर गया तो खिचड़ी की लाग, इस तरीके से करके 84 प्रकार की लाग बाग इन किसानों से ली जाती थी। और ये किसान मतलब अपनी आमदनी का कोई 1% हिस्सा ही अपने पास खर्च कर पाते थे, बाकी सारा हिस्सा इनका ये लाग बाग चुकाने में ही जाने लग गया। अतः किसानों ने क्या किया कि किसानों के किसानों के प्रतिनिधि बने नानजी और ठाकरी पटेल ने मेवाड़ के महाराणा से इसकी क्या की, शिकायत की। महाराणा को इस बारे में भाई सब लोगों ने, गांव वालों ने इकट्ठा होके एक मृत्यु भोज था उसमें इकट्ठे हुए थे। तो सब लोगों ने निर्णय लिया कि उस समय ये भी प्रचलन में था कि भाई जब तक मृत्यु भोज, किसी की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु भोज में लोग बाग इकट्ठे हुए थे, पर वो खाना जब ही खा सकते थे जब पहले खाना कहाँ पर जाए, ठिकाने पे पत्तल जाए, जब जाके। तो जब वहां सब लोग बैठ के सोच रहे थे कि ठिकाने में इन पत्तलों का कोई महत्व भी नहीं है, लेकिन बिना पत्तल जाए कोई भोजन नहीं कर सकता था। तो इसके सब लोगों ने इन सब चीजों पर बातचीत की कि भाई इतनी सारी जो लाग बाग ली जाती है, तो इन सब चीजों को महाराणा को अवगत कराया जाए इन सब बातों से। तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए नानजी और ठाकरी पटेल को भेजा कि भाई आप जाके ये सारी बात महाराणा को बताओ, महाराणा को अवगत कराओ। नाराज राव ने कुछ समय पश्चात प्रजा पर चौरी कर लगा दी। उल्टा कर कम होने की जगह एक नया कर और लगा दिया। राव ने क्या लगा दिया, चौरी कर और लगा दिया। किसानों के विरोध के बाद चौरी कर की लाग माफ कर दी। किसानों के ने क्या किया कि जब वो शिकायत लेके गए नानजी और ठाकरी पटेल महाराणा के पास, तो इससे जो वो थे राव कृष्ण सिंह और भी ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने कर कम करने की जगह उल्टा एक नया कर लगा दिया कि जो भी किसान अपनी बेटी की शादी करेगा वो उसे 13 रुपए, राजस्थान अध्ययन की बुकों में 13 रुपए है, कई जगह 5 रुपए भी लिखा हुआ है। तो चौरी कर लगा दिया। अब चौरी कर लगा दिया तो इसके विरोध में क्या किया, किसानों ने 2 साल तक अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया। 2 साल तक किसी ने भी विवाह नहीं किया। तो इसके फिर बाद में समझौता हुआ और चौरी कर को माफ कर दिया गया। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह नए जागीरदार बने, नए राव बने, ने जनता पर मतलब वो जब जागीरदार बने तो उन्होंने सोचा कि जनता से किस तरीके से पैसे लिए जाए, और भी पैसे ऐंठने के चक्कर में उन्होंने एक नया कर और लगा दिया, तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर, भाई नया राव बन रहा है तो उसके तलवार बंधाई का एक नया कर और लगा दिया। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में इस कार्रवाई का क्या किया, विरोध किया किसानों ने। और इस आंदोलन के दौरान श्री विजय सिंह पथिक ने सन 1917 ईस्वी में उपरमाल पंच बोर्ड की क्या की, स्थापना की। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की, तो ये की थी विजय सिंह पथिक ने। और विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से कैसे जुड़े, तो विजय सिंह पथिक 1916 ईस्वी में साधु सीताराम दास के आग्रह पर उन्होंने इस आंदोलन की बागडोर संभाली, और उनका वास्तविक नाम क्या था, भूप सिंह था। उनको माणिक्यलाल वर्मा का भी साथ मिला। किसका साथ मिला, माणिक्यलाल वर्मा का भी साथ मिला। किसानों ने पथिक जी के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा। किसानों ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया और गिरफ्तार होते रहे, मतलब कोई भी हिंसा नहीं की। किसानों ने उनके नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा और शांतिपूर्ण सत्याग्रह करते रहे।
आंदोलन के तीसरे चरण में जमनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है ऐसा कि आंदोलन के तीसरे चरण में नेतृत्व किसने संभाला। तो आंदोलन के तीसरे चरण में नेतृत्व जमनालाल बजाज ने संभाला। सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए। उन्होंने किसानों से समझौता करके उनकी जमीनें पुनः दिलवाई। एक लंबे संघर्ष के बाद आंदोलन समाप्त हुआ और इस आंदोलन के साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई थी उनमें अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिलाओं ने इस आंदोलन में नेतृत्व करके अपनी भूमिका भी निभाई थी। और इस आंदोलन से स्टूडेंट्स 1927 ईस्वी में पथिक जी इस आंदोलन से अलग हो गए थे दूसरे चरण में, और तीसरे चरण में फिर नेतृत्व किसने किया था? जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। फिर नेक्स्ट है बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन, तो बेंगू किसान आंदोलन कैसे हुआ? तो बेंगू, पहली बात तो बेंगू कहाँ पर स्थित है? तो बेंगू चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित एक ठिकाना था और ठिकाने के किसानों ने अपने जागीरदार के विरुद्ध, मतलब ये जो आंदोलन शुरू किया था ये जागीरदारों के विरुद्ध इस आंदोलन को शुरू किया गया था। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इस आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। स्टूडेंट्स, हुआ क्या कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ उस आंदोलन की सफलता को देखते हुए किसान उत्साहित हो गए और उत्साहित होकर बेंगू ठिकाने में जो किसान थे उन्होंने जागीरदारों के अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। किसान मेनाल, भीलवाड़ा के मेनाल नामक स्थान पर एकत्रित हुए तथा पथिक से नेतृत्व करने का आग्रह किया। पथिक से क्या किया? नेतृत्व करने का आग्रह किया। पथिक जी के आदेश से रामनारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया। लंबे संघर्ष के बाद किसानों एवं राजा अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ। लंबे संघर्ष के बाद किसानों और राजा के बीच क्या हुआ? समझौता हो गया, जिसे मेवाड़ सरकार एवं रेजिडेंट ने मानने से मना कर दिया। इस समझौते को मेवाड़ सरकार और रेजिडेंट ने मानने से मना कर दिया। सरकार ने जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को भेजा और रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने गोविंदपुरा में एकत्रित किसानों पर क्या कर दी? गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और गांवों को जलाने का आदेश दे दिया। इस संघर्ष में रूपाजी व कृपाजी धाकड़ घटना स्थल पर ही मारे गए। कई किसान घायल हुए और उनको गिरफ्तार कर दिया गया। अंत में प्रशासन को इसमें झुकना पड़ा और 53 में से 34 लागतें समाप्त की गई व बेगार प्रथा पर भी रोक लगा दी गई। बेगार प्रथा क्या होती थी कि किसानों को बिना पैसों के राजा के वहां काम करना पड़ता था, जागीरदार के यहाँ काम करना पड़ता था और उन्हें कोई वेतन भी नहीं दिया जाता था। सुबह काम मिला तो नहीं मिला नहीं मिला तो उन्हें फ्री में ही ले जाकर काम करवाया जाता था और वहां पर इनसे बेगार ली जाती थी। बिना वेतन के जो काम करता था उसको बेगार कहा जाता था। और इस संघर्ष में मतलब जो समझौता हुआ उस समझौते को बोल्शेविक समझौते की भी संज्ञा दी जाती है। ठाकुर अनूप सिंह के बीच और किसानों के मध्य जो समझौता हुआ उसको बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी जाती है। तो ऐसा कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि बोल्शेविक समझौता कौन से किसान आंदोलन में हुआ? तो वो हुआ था बेंगू किसान आंदोलन में जो समझौता हुआ उसको बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, इस आंदोलन में भी पथिक जी जुड़े थे। इस आंदोलन बेंगू किसान आंदोलन से भी जो ये घटना हुई उसके बाद रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए। उसके बाद जो विजय सिंह पथिक थे इस आंदोलन से जुड़े
आंदोलन के कारण बन रहे दबाव के फलस्वरूप बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर लगान की दरें भी कम हुई और लगान की दरें माफ भी की गई। फिर नेक्स्ट है बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन, और बूंदी किसान आंदोलन कब हुआ? तो सन 1926 में बूंदी किसान आंदोलन हुआ। और बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया पंडित नैनूराम, राम नारायण एवं हरिभाई किंकर ने इस बूंदी किसान आंदोलन में नेतृत्व किया। और इनके नेतृत्व में यह आंदोलन भी लाग बाग व बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा था, क्योंकि राजस्थान में उस समय ये लाग बाग और ये बेगारे इतनी सारी ली जाती थी कि किसान इनसे बहुत ज्यादा परेशान थे और जगह जगह पर यह आंदोलन चालू हो गए थे। बूंदी के बरड़ में पुलिस ने एकत्रित किसानों पर गोली चला दी। बूंदी किसान आंदोलन में बूंदी के बरड़ नामक स्थान पर किसानों पर पुलिस ने क्या कर दी? गोली चला दी। और उस गोली चलाने की वजह से घटना स्थल पर ही नानक भील क्या हो गए? शहीद हो गए। नानक भील घटना स्थल पर शहीद हो गए झंडा गीत गाते गाते, मतलब वो झंडा गीत गा रहे थे उस समय, और पुलिस ने गोली चला दी। गोली चलाने की वजह से उनके गोली लग गई और वो घटना स्थल पर शहीद हो गए। अनेक स्त्रियां व बच्चे भी इसमें घायल हुई। स्त्रियों व बच्चों पर भी गोली चला दी गई जिससे वो घायल हो गए। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांगे स्वीकार करने पर आंदोलन समाप्त हुआ। कब समाप्त हुआ यह आंदोलन? 1943 में यह आंदोलन समाप्त हुआ। और नेक्स्ट है अलवर किसान आंदोलन। अलवर में किसान आंदोलन क्यों हुआ? तो देखो, अलवर किसान आंदोलन, अलवर राज्य में क्या था कि अलवर के जो शासक थे उनके अलवर में सुअर पाले जाते थे। जागीरदार सुअर पालते थे, बड़े बड़े जंगली सुअरों को पालते थे, और वो सुअर किसी के भी खेत में घुसकर फसल को बर्बाद कर दिया करते थे। लेकिन सरकार का ये आदेश था, वहां के महाराणा का आदेश था कि कोई भी सुअर को नहीं मार सकता था, सुअरों को नहीं मार सकता था। और वो सुअर किसी के भी खेत में घुस जाते थे और सारी फसल को नष्ट कर देते थे और किसान बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता था। तो इस ऐसे होता रहा। तो इस नुकसान के विरोध में अलवर में किसानों ने आंदोलन किया। किसानों ने 1921 में सुअर मारने की अनुमति लेकर इस आंदोलन को क्या किया? समाप्त किया। फिर दोबारा सन 1925 में अलवर महाराजा जय सिंह द्वारा लगान में वृद्धि कर दी गई, और लगान में वृद्धि कर दी गई तो इसके विरोध में किसानों ने आंदोलन किया और नीमू चढ़ा नामक गांव में एक सभा का आयोजन किया। और इस सभा का आयोजन कब हुआ? 14 मई 1925 को। 14 मई 1925 को अलवर के नीमू चढ़ा नामक स्थान पर किसान एकत्रित हुए और इस सभा पर क्या किया? पुलिस ने गोली चला दी। इसमें सैकड़ों किसान, बच्चे और स्त्रियां मारी गई। अनेक घरों को जला दिया गया। इसमें कई घरों को जला दिया गया। अनेक पशु भी इसमें जलकर मर गए। तो इस घटना की आलोचना गांधी जी ने भी की, और इस घटना की आलोचना गांधी जी ने करते हुए इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। तो ये भी मुख्य है कि दूसरा जलियांवाला बाग, राजस्थान में दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? तो यह नीमू चढ़ा अलवर में हुआ, जिसे गांधी जी ने दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। फिर नेक्स्ट है मेव किसान आंदोलन। और मेव किसान आंदोलन कहां पर हुआ? तो ये मेव किसान आंदोलन भरतपुर में हुआ। अलवर के पास ही है भरतपुर। तो भरतपुर में
मेव जाति के किसान, इन्होंने यह आंदोलन किया। आलोयर एवं भरतपुर रियासत के मेव किसानों ने बढ़ी हुई लगान की दरों के विरोध में यह आंदोलन किया और यह आंदोलन डॉक्टर मोहम्मद अली ने प्रारंभ किया। किसने प्रारंभ किया? डॉक्टर मोहम्मद अली के नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है सीकर किसान आंदोलन। सीकर किसान आंदोलन। सीकर किसान आंदोलन, सीकर जयपुर राज्य का एक बड़ा ठिकाना था। क्या था सीकर? जयपुर राज्य का एक बड़ा ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु, मतलब पहले वाले ठाकुर थे उनकी मृत्यु हो गई, उस मृत्यु के खर्चे के लिए लगान में वृद्धि कर दी। क्योंकि जो ओसर मोसर की प्रथा राजस्थान में प्रचलित थी मृत्यु भोज की, तो उस पूर्व ठाकुर की मृत्यु का जो खर्चा आने वाला था उसके लिए लगान में वृद्धि की। वर्षा की कमी उस साल भाग्य से वर्षा भी कम हुई और वर्षा की कमी की वजह से किसान लगान चुकाने में के लिए सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी किसानों से लगान वसूल की जा रही थी और लगान की जो दरें थी उनको भी कम नहीं किया जा रहा था। तो किसानों ने इसका क्या किया? तीव्रता से विरोध किया, क्योंकि जब किसी के पास पैसे होंगे ही नहीं तो देंगे कहां से, तो इसका विरोध किया किसानों ने। ठिकानेदार ने निर्मम अत्याचार किए, किसानों पर ठिकानेदारों ने बहुत अत्याचार किए, किंतु किसान हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए और उन्होंने आंदोलन जारी रखा और किसानों ने वहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, पुलिस ने गोलियां चलाई। इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई। तो ये मुख्य बात है, मोस्ट है कि किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। तो सीकर किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। भाई लंदन की संसद में जिसकी चर्चा हो रही है तो वो तो मुख्य ही हो गया ना। तो सीकर किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई। जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त में सुधार के लिए किसानों को आश्वस्त किया गया और लगान की दरों में भी कमी करनी पड़ी। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह तथा पृथ्वी सिंह गोठड़ा इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। फिर नेक्स्ट है शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन, तो शेखावाटी किसान आंदोलन में भी शेखावाटी के किसानों ने मनमानी लगान वृद्धि के विरोध में यह आंदोलन शुरू किया। चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। तो यह मुख्य बात है कि चिड़ावा में सेवा समिति का गठन किसने किया? तो चिड़ावा में सेवा समिति का गठन मास्टर कालीचरण ने किया। नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोट, बिसाऊ, मालासर के किसानों ने लगान देने से साफ मना कर दिया। मालासर के ठिकानेदार ने किसानों की बेरहमी से पिटाई कर दी। ढूंढलोट ठाकुर ने किसानों पर निर्मम अत्याचार किए। हालांकि जयपुर राज्य ने जागीरदारों एवं किसानों के बीच समझौते करने के कई प्रयास किए, किंतु यहाँ का स्थायी समाधान आजादी के बाद ही हो पाया। नेक्स्ट है मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन, और यह आंदोलन कब तक हुआ? तो यह 1923 से 1947 तक हुआ मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मादा पशुओं के राज्य से बाहर भेजने के मुद्दे पर आंदोलन किया। जो मादा पशु होते थे उनको राज्य से बाहर भेजा जा रहा था, तो इस मुद्दे पर यह आंदोलन चालू किया गया, जिसके फलस्वरूप मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने उस समय प्रचलित 136 प्रकार की लागे व बेगार प्रथा से किसानों को मुक्ति दिलाने हेतु पुनः आंदोलन चलाया। जयनारायण व्यास ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र व
मारवाड़ की दशा एवं पोपाबाई की पोल नामक पंपलेटों के माध्यम से जागीरदार के जुल्मों को उजागर किया। 7 सितंबर 1939 को लोक परिषद के नेतृत्व में किसानों ने लाग बाग की समाप्ति हेतु आंदोलन किया। वह लाग बाग देना बंद कर दिया। जैतारण, बिलाड़ा व सोजत के जागीरदारों ने लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र में मीटिंग न करने देने का निर्णय लिया। इसके बाद 28 मार्च 1942 को लाडनू नागौर में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने हेतु एकत्रित लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठियों व भालों से प्रहार किया गया। फिर उसके बाद है डाबड़ा कांड, और ये डाबड़ा कांड कहां पर हुआ? डिडवाना में हुआ। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा में आयोजित किया जा रहा था, एक किसान सम्मेलन का आयोजन हो रहा था। कहां पर? डिडवाना के डाबड़ा में। 13 मार्च 1947 की बात है। और वहां पर भाग लेने जा रहे लोक परिषद व किसान सभा के नेताओं को जागीरदार के लोगों ने घेर कर मारना पीटना शुरू कर दिया तथा डाबड़ा में पन्नाराम चौधरी, चुन्नीलाल शर्मा एवं मोतीराम मारे गए। डाबड़ा के मुख्य आयोजक मथुरा दास माथुर ने अपने उद्गार में कहा था, आधी शताब्दी तक राजनैतिक जीवन में रहते हुए जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो सबसे अधिक झकझोरने वाली घटना डाबड़ा की ही लगती है। जून 1948 में को जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मारवाड़ में मंत्री परिषद बना। 6 अप्रैल 1949 को मारवाड़ टेनेंसी एक्ट 1949 पारित हुआ, जिसमें किसानों को खातेदारी प्राप्त हो गई। फिर नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ का जाट किसान आंदोलन। चित्तौड़गढ़ का जाट किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ के रासमी ठिकाने के मात्र कुंडिया नामक स्थान पर 22 जून 1880 को एकत्र होकर जाट किसानों ने नई भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध यह आंदोलन प्रारंभ किया था। फिर नेक्स्ट है दूध व खारा किसान आंदोलन। और दूध व खारा किसान आंदोलन कहां पर हुआ? तो यह आंदोलन बीकानेर में हुआ। कहां पर हुआ? बीकानेर में। बीकानेर रियासत के दूध व खारा, मतलब बीकानेर रियासत का था के स्थान दूध व खारा, जो कि चूरू के निकट है। जागीरों में उत्तराधिकारी झगड़े के दौरान किसानों पर सभी उत्तराधिकारियों द्वारा अलग अलग लगान वसूल करने के कारण त्रस्त किसानों ने इसका विरोध किया। मतलब जो भी नया शासक बनता वो उस पर नया कर लगाता, जो भी नया जागीरदार बनता नया कर लगाता जाता। तो इसके विरोध में एकत्रित होकर इन्होंने आंदोलन किया, और इस आंदोलन का नेतृत्व चौधरी हनुमान सिंह ने किया था। किसने किया था? कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि दूध व खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दूध व खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व चौधरी हनुमान सिंह ने किया था, जो कि जागीरदारों के जुल्मों के विरुद्ध एक तरीके की आवाज थी। बीकानेर प्रजामंडल के माध्यम से पंडित मघाराम वैद्य ने इसे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। फिर नेक्स्ट है जनजातीय आंदोलन। तो राजस्थान में कुछ जनजातीय आंदोलन भी हुए। राजस्थान में भील, मीणा, गरासिया आदि जनजातियां प्राचीन काल से ही निवास करती आई है। राजस्थान में भील, मीणा और गरासिया जनजाति प्राचीन काल से निवास करती आई है, और इनमें सबसे प्राचीन है भील जनजाति। दक्षिण राजस्थान में भीलों का बाहुल्य है। मेवाड़ के राज्य चिन्ह में भी इनका चित्र अंकित रहता है। जयपुर एवं आसपास के क्षेत्र में मीणा जाति का बाहुल्य है। कहां पर? जयपुर एवं आसपास के क्षेत्र में मीणा जाति का बाहुल्य है। परंतु समय के फेर से ये बहादुर जातियां सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गई। तो अंग्रेजी काल में अंग्रेजों के शासनकाल में इन जातियों का भारी शोषण हुआ। उस काल में कुछ जन सेवकों एवं समाज सुधारकों ने इन्हें जागृत किया। नेक्स्ट है भील आंदोलन। भील आंदोलन
भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार प्रचार करने का कार्य किसने किया? गोविंद गुरु ने किया था। और भील आंदोलन में गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही। और गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की। गोविंद गुरु ने बेगार व अनुचित लागतें न देने के लिए भीलों को प्रोत्साहित किया, जागृत किया। सन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर अश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। कब? सन 1913 में। तब अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर कर उस पर क्या कर दी? गोलियां चलाई। घटना स्थल पर ही हजारों आदिवासी मारे गए और घायल हुए। इसे भगत आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस आंदोलन को भगत आंदोलन भी कहा जाता है। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत थे। चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया में तेजावत ने किसानों व आदिवासियों को बेगार, लगान, अत्याचार आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। आंदोलन को गति देने के लिए एकता पर बल दिया गया। मतलब कि एक रहकर ही कोई भी आंदोलन, कोई भी कार्यक्रम हो, उसका तभी जीता जा सकता है। कोई आंदोलन तभी जीता जा सकता है जब एकता हो। तो एकता पर बल दिया मोतीलाल तेजावत ने, इसलिए इसे एक ही आंदोलन कहा जाता है। एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में क्या हुए? एकत्र हुए। महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया। मतलब उसमें अपनी 21 मांगे थी और 21 सूत्रीय मांग पत्र महाराणा को दिया गया कि 21 मांगे थी जिनको पूरा करने के लिए इस मांग पत्र को क्या कहा जा 21 सूत्रीय जो मांग पत्र था, इसको मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। इस 21 सूत्रीय मांग पत्र को महाराणा ने क्या किया कि इस आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए तत्कालीन 18 मांगों को मान लिया। 21 में से कितनी मांगे मान ली गई? 18 मांगे महाराणा ने तत्काल मान ली। देवलपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी भीलों को संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पंड्या तथा हरिदेव जोशी को ही जाता है। फिर नेक्स्ट है मीणा जनजाति आंदोलन। ये संप सभा का मोस्ट है, कई बार पूछ लिया जाता है, सन भी पूछ ली जाती है कि संप सभा की स्थापना कब हुई। तो संप सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में की गई थी। मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति को एक वर्ग को अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। मतलब मीणा जनजाति में दो वर्ग पाए जाते हैं, एक तो जमींदार मीणा और एक चौकीदार मीणा। तो इनमें से एक वर्ग को, चौकीदार मीणाओं को शांति व्यवस्था बनाए जाने की जिम्मेदारी दे रखी थी। इनको चौकीदार मीणा कहा जाता था। मतलब ये चौकीदार मीणा कहलाए। और जो खेती बाड़ी करते थे वो जमींदार मीणा कहलाते थे। राज्य में होने वाली चोरी डकैती के लिए अक्सर इन्हें बाद में क्या हुआ कि पहले तो इनको ये जिम्मा दे रखा था, लेकिन बाद में राज्य में कोई भी चोरी डकैती कुछ भी होती तो उन सब चीजों के लिए इन मीणा जनजाति को उत्तरदायी ठहराया जाने लगा। और किसी चोरी का माल बरामद न होने पर मीणाओं से उस माल की कीमत वसूल की जाने लगी। कि भाई जब कोई चोरी हो जाती थी और वो माल बरामद नहीं होता था तो मीणाओं से वसूल की जाने लगी। कुछ लोग आपराधिक कार्यों में संलग्न होने भी लगे। मतलब इस तरीके से होने से कुछ मीणा जनजाति के लोग जो आपराधिक कार्य थे उनमें संलग्न भी हो गए। तो हुआ क्या, सरकार ने क्या किया कि 1924 में एक एक्ट पारित किया। क्या पारित किया? 1924 में एक एक्ट पारित किया गया और उस एक्ट का नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। कौन सा एक्ट पारित किया? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया। इस एक्ट के अनुसार मीणा जनजाति के जो भी स्त्री पुरुष थे 12 वर्ष से
ऊपर के बच्चे भी रोज अपने नजदीकी कोई थाना हो उसमें सुबह शाम जाके मतलब दैनिक हाजिरी देना उनका अनिवार्य था। और इसके लिए उनको पाबंद भी किया गया, चाहे कोई कहीं भी जाओ लेकिन उसको शाम को आकर वहां पर हाजिरी देनी ही होगी। और इसके लिए उनको पाबंद कर दिया गया कि हाजिरी अनिवार्य है। और मीणाओं ने इसके विरोध में मतलब आंदोलन किया। मीणा समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे जरायाम पेशा जैसे कठोर कानून को हटवाने के लिए, इस प्रथा को समाप्त करने के लिए भी आंदोलन चलाया गया। इसके लिए ये राज्य में जरायाम पेशा कानून के द्वारा को सख्ती से मतलब लागू किया गया, मीणाओं में जो व्याप्त बुराइयां थी उनको हटाने के लिए। और फिर इस आंदोलन में मीणा जनजाति के लोग ज्यादा से ज्यादा संलग्न हुए। और आजादी के बाद इस आंदोलन के बावजूद भी आजादी के बाद सन 1952 में जाकर जरायम पेशा कानून को समाप्त किया गया। मतलब जरायम पेशा कानून का मतलब ये था कि जो भी आपराधिक कृत्य थे, आपराधिक कार्य थे, उनमें मीणा जनजाति को शामिल मान लिया गया कि भाई ये मीणा जनजाति के लोग आपराधिक कार्य करते हैं जो और ये जरायम पेशा कानून को 1930 में सख्ती से लागू कर दिया गया था। और इन सब के विरोध में मीणा जनजाति ने आंदोलन प्रारंभ किया। और मीणाओं का एक सम्मेलन भी बुलाया गया मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में। और यह सम्मेलन नीम का थाना सीकर में बुलाया गया। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता भी मुनि मगन सागर ने की। और जयपुर राज्य में मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। लेकिन फिर भी ये जो जरायम पेशा कानून है उसे 1952 में आज़ादी के बाद हटाया गया। इसी के साथ आज की हमारी क्लास पूर्ण हुई। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं वो पिछली क्लासों को ज़रूर देखें। धन्यवाद।